क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत, कहीं विशाल मैदान, कहीं गहरी घाटियां, कहीं गहरे समुद्र और कहीं रेगिस्तान, आखिर पृथ्वी की सतह इतनी अलग अलग क्यों दिखती है? क्या ये सब हमेशा ऐसे ही थे या समय के साथ बने? आज से शुरू हो रही है हमारी नई सीरीज भू आकृतियां। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ज्ञान मेले में। और हम शुरू कर रहे हैं भौतिक भूगोल की नई सीरीज भू आकृतियां। भू आकृतियां पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, रेगिस्तान, तटीय भू आकृतियां। लेकिन ये बनती कैसे है? तो हम जानते हैं ये भू आकृतियां कैसे बनती है। इन भू आकृतियों को बनाने में दो प्रकार की शक्तियां काम करती है, आंतरिक शक्ति है व बाहरी शक्ति। आंतरिक शक्ति ये पृथ्वी के अंदर से आती है, इन्हीं के कारण पर्वत बनते हैं, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटती है। और इसको हमने देखा है प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से। ज्वालामुखी पढ़े थे तब हमने देखा था प्लेटों से कौन कौन सी संरचना बनती है। वहां पे बने थे पर्वत, पठार, गहरी घाटियां, तो हमने वो देखी थी। अब हम देखेंगे कि बाहरी शक्तियों से कौन कौन सी चीजें बनती है। बाहरी शक्तियां ये पृथ्वी की सतह पर काम करती हैं। हवा, नदियां, हिमनद, समुद्री लहरें धीरे धीरे चट्टानों को काटती है, खींचती है और नई भू आकृतियां बनाती है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं हमारी भूप्रकृति या क्रस्ट गतिशील है, असमान है। इसके लिए दो बल जिम्मेदार है, बाह्य बल और अंतर्जातीय बल। अंतर्जातीय बल दो प्रकारों में बांटते हैं, धीमी गति और तीव्र गति। धीमी गति को हम बोल देते हैं पटल विरूपण। इसको भी हम दो प्रकार में बांटते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। और ऊर्ध्वाधर वहां होगा जहाँ भूपटल के नीचे या ऊपर की ओर गतिशील कर देगी। ये ऊर्ध्वाधर बल भूपटल को नीचे या ऊपर की ओर गतिशील कर देगा। और क्षैतिज ये संपीड़ात्मक और तनावमूलक होता है। संपीड़ात्मक मतलब फैलना, सिकुड़ना, इसकी वजह से बने अपने वलित पर्वत। और तनावमूलक से हमारी भ्रंश घाटियां, कभी कभी ब्लॉक पर्वत भी बन जाते हैं। बाह्य बल को हम बल तीन प्रकार की चीजें लेते हैं, अपेक्षेय, अपर्दन, निक्षेपण। अपेक्षेय लेते हैं सबसे पहले। ये वायु, दाब, ताप, पानी, इनकी वजह से चट्टान पर दाब ताप लगता है, वो धीरे धीरे टूटने लगती है। अब टूट के वो दूसरी जगह जाती है या वो छोटी होने लगती है। जैसे कोई बड़ी चट्टान है, उस पे दाब लगेगा, ताप भी लगेगा, पानी, हवा। जब दिन में ताप होगा तो वो फैल जाएगी, फिर रात को ठंड होगी, वो सिकुड़ जाएगी। देखते हैं अपर्दन भी 5 प्रकार का होता है, बहता हुआ जल, भूमिगत जल, हिमनद, तरंगधारा कहाँ पे मिलेगी? समुद्र में। और हवाएं, ये 5 प्रकार होते हैं अपर्दन में। और निक्षेपण इन दोनों से ही बनता है, इनकी आकृतियों की वजह से ही निक्षेपण होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बहते हुए जल की आकृतियां, जैसे नदी द्वारा बनाए गए जल की आकृतियां। इनमें हम देखेंगे अपर्दन से कौन सी आकृति बनी और निक्षेपण से या निक्षेपित से कौन सी आकृति बनी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं नदियां अपर्दन से कैसे बनाती है। जैसे कटाव होती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि नदियां 3 प्रकार की होती है, जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था की जो नदियां हैं जो हमारे हिमालय से निकलती है, वो ज्यादातर आपने देखा हो वी आकार की घाटी बनाती है, क्योंकि वो तेजी से बहती है और वो पहाड़ों के बीच से बह रही है, तो वो बहुत गहरा कटाव लगाती है। इसलिए गहराई में कटाव होता है, ऊपर धीरे 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 फैलता जाता है या चौड़ा होता जाता है। इसे हम वी आकार की घाटी बोलते हैं। प्रौढ़ावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था में नदियां हो जाती है, जैसे वो निकलती है पहाड़ से, धीरे धीरे बहती बहती मैदानों तक आती है, तो वहां पे अवसाद लेके जाते हैं, वहां पे डेल्टा वगैरह बनाती है।
फिर आ जाती है प्रौढ़ावस्था, फिर आ जाती है वृद्धावस्था। जैसे हमारे दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो ये पुराने रास्ते से बहेगी, धीरे 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 जाती रहेगी, इनका बहाव भी कम होगा और ये मिएंडर या विसव बनाएगी। और प्रभावित जल से अपर्दित स्थल कौन कौन से बनेंगे? जैसे वी आकार की घाटियां, गोर्ज, कैनियन, जलगत्तिका, अवनमित कुंड और विसर्प, नदी वेदिकाएं, ये सब बनेगी बहते जल से और अपरदन के कारण। और बहते जल से निक्षेपित के कारण बनने वाले स्थल होते हैं जलोढ़, डेल्टा, बांध के मैदान, प्राकृतिक तटबंध, विसर्पी रोधिकाएं, नदी विसर्प, ये सब बनते हैं निक्षेपण से। तो आज हम यही पढ़ेंगे, तो आज हम यही जानेंगे कि प्रवाहित जल से अपरदन में और निक्षेपण में कौन कौन सी आकृतियां बनती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रवाहित जल में अपरदन से बनने वाले स्थल। सबसे पहले हम जानेंगे प्रवाहित जल में अपरदन से बनने वाले स्थल या स्थान। वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी के बनने के लिए होता है तेज ढलान, तेज बहाव। जैसे हिमालय की नदियां, जैसे युवावस्था में नदियां होती है, वैसी तेज बहाव के कारण नदी अपने किनारों को चौड़ा करने के बजाय अपने तल को नीचे की ओर तेजी से काटती है। शुरुआत में इससे एक गहरी और सकरी घाटी बनती है, जिससे वी आकार की घाटी कहते हैं। और कैनियन भी इसके जैसा ही होता है, लेकिन जो वी आकार के जैसा नहीं रहता। वो ऊपर से तो वी आकार में ऊपर से चौड़ा होगा, नीचे से सकड़ा हो जाएगा। लेकिन कैनियन के अंदर ऊपर से जितना चौड़ा होगा उतना ही नीचे से होगा, लेकिन वो गहराई में होगा, गहराई में बहुत होगा वो। जैसे वी आकार भी गहराई में थी, जैसे ऐसा समझ लो जैसे वी को बीच में से काट रहे थे, बराबर समान दीवारों में बांट रहे हैं। वी को हटा रहे, बराबर समान दीवारों में काट रहे, जैसे इधर आई खड़ा कर दिया, इधर आई खड़ा कर दिया, जैसे बराबर एकदम। अब हम समझेंगे कि कैनियन कैसे बनता है। कैनियन की भी वही प्रक्रिया है जैसे वी आकार के। नदी का तेज बहाव, वो पहाड़ों के बीच से निकलना, नीचे की ओर कटाव, लेकिन वो वी आकार की बन जाती है। और ये ऐसे समझो कि ये वी को काट रही है बीच में से, एकदम समांतर बराबर आई बना रही है दोनों तरफ। एक आई इधर खड़ी हो जाएगी, एक आई इधर खड़ी हो जाएगी, बीच में वी के जैसे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एकदम समांतर हो जाएगी, लंबवत समांतर। इसलिए इनको आयताकार की घाटियां भी बोल सकते हैं। अब हम समझेंगे अवनमित कुंड। ये सब आकृतियां अपरदन के कारण बन रही है। ज्यादातर अवनमित कुंड जलप्रपात या वाटरफॉल के नीचे बनते हैं। जब आपको पता है जब पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो उसकी स्पीड, उसका वेग, उसका घनत्व अचानक तेज हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। जब वो पानी आकर नीचे गिरेगा, किसी चट्टान पर गिरेगा, चट्टान धीरे धीरे टूटने लगेगी। और जब नदी के साथ कोई बड़े बड़े पत्थर आते हैं तो वो भी उसके साथ नीचे गिरेंगे और वो एक भंवरनुमा आकृति बना लेंगे। तो वह गोल गोल उस पानी के भंवर में फंस जाएंगे, वो गोल 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 घूमते जाएंगे। इसी से वहां पे गहरा गड्ढा होता जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अवनमित कुंड। हम कैसे समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं जैसे कभी देखा होगा आपने, उंगली से आप पानी को हिलाते हैं तो वो जहाँ से आप उंगली बीच में हिलाते हैं वहां पे थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है और भंवरनुमा हो जाती है। या जैसे नल से हम बाल्टी भरते हैं तो जहाँ पे पानी गिरता है तो वहां पे भी वो भंवरनुमा संरचना बन जाती है, पानी थोड़ा सा अंदर जाने लगता है। वैसे ही वो पत्थर करते हैं, पानी के साथ बहकर आएंगे, नीचे चोट तो पानी की भी लगेगी, पत्थर की भी लगेगी और वो धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगेंगे। इससे वो एकदम कुएं जैसी गहरी आकृति बना लेंगे, उसे हम बोलते हैं अवनमित कुंड। अब हम पढ़ेंगे नदी वेदिकाएं। नदी घाटी के दोनों किनारों पर पाई जाने वाली सीढ़ी नुमा आकृतियां। जब शुरुआत में नदी एक चौड़ी घाटी में बहती है और अपने किनारे पर मिट्टी जमा करके एक समतल बाढ़ का मैदान बनाती है,
किसी कारणवश जैसे जमीन का ऊपर उठना या समुद्र स्तर का नीचे गिरना या इनका अवसाद जो लाकर जो नदियां अवसाद लाती है ना, वो वहां पे जमा होना, इसकी वजह से नदियों का ढाल अचानक बढ़ जाता है। ढाल बढ़ने के कारण नदी का वेग या स्पीड तेज हो जाएगी और तेज बहाव के कारण नदी अपने पुराने समतल मैदान को फैलाकर काटने के बजाय बीच में से नीचे की ओर गहराई में काटना शुरू कर देती है। गहराई में कट जाने के कारण नदी अब एक नई नीची घाटी में बहने लगती है। पुराना बाढ़ का मैदान कटकर नदी के दोनों तरफ ऊंचाई पर नदी वेदिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो युग्मित और एक अयुग्मित। युग्मित दोनों तरफ समांतर बराबर ऊंचाई होगी, बीच में से कटेगी लेकिन बराबर ऊंचाई होगी। जब कभी आपने तिरंगा बनाया होगा तो उस पे जो सीढ़ियां लगाते ना एकदम समांतर वैसी होंगी। और अयुग्मित वेदिकाएं, जब एक तरफ की वेदिका दूसरी तरफ की वेदिका से ऊंची या नीची होती है। ऐसा तब होता है जब नदी सीधे नीचे न काटकर तिरछी काटती हुई आगे बढ़ती है।